ज्यादातर केसेस में आपको दिखेगा कि आपका मेल पार्टनर ही बदतमीज होता है। यहाँ पे हमने सोचा कि यार दोनों तरफ से पूरी बदतमीजी निकल कर आए। एक फीमेल हमेशा चाहती है ना कि मेरे आइडियल मेरे पापा हैं, मैं उनकी छवि अपने हस्बैंड में देखूं, वो मैंने देखी। क्योंकि हमें ना बचपन से बताया जाता है कि हम एक पराया धन है। अगर आप कुछ अच्छा कर रहे हैं ना लाइफ में तो आपको हेट मिलेगी। बेटी का ना मायका होता है ना ससुराल, उसमें ज्यादातर हेट कमेंट्स गर्ल्स के आए हैं। जिनका टॉक्सिक हस्बैंड होता है वो किसी को बता पाती हैं, नो तुम्हारी मम्मी मेरे साथ ये कर रही है, मुझे ये है, मेरे ऊपर ये प्रेशर है। एक मेल नहीं शेयर कर पाता। जिस दिन आप ये चीज समझ जाएंगे ना, आपकी भूख ही खत्म हो जाएगी चीजों के पीछे भागने की। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द सुरज टीवी पॉडकास्ट में। मैं आपकी होस्ट अंशु राजपूत और आज हमारे साथ एक बेहद ही खास मेहमान जो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर है और कंटेंट क्रिएटर है। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ अनामिका यादव मैम की। तो चलिए बिना किसी देरी के मैम से बात करते हैं। बहुत बहुत स्वागत है मैम आपका। थैंक यू सो मच। कैसी हैं आप? आई एम गुड। सबसे पहले हम आपसे जानना चाहेंगे कि मैम आपने ये कैसे सोचा कि आपको कंटेंट क्रिएशन करना है और आपने अपने हस्बैंड पवन जी के साथ मिलकर बदतमीज कपल वाला कंटेंट बनाया और लोगों को बहुत पसंद आया, क्योंकि ये जो कंटेंट है ये बहुत ही हटके कंटेंट है और अलग भी है। तो आपको क्या लगता है कि ये एग्जैजरेट कॉमेडी है या आपकी लाइफ और ऑब्जर्वेशन का नतीजा है, क्या है ये? सबसे पहले तो हमारा कंटेंट हम प्योर कॉमेडी बेसिस पे ही बनाते हैं। हम चाहते हैं कि अगर कोई हमें 5 मिनट का समय दे रहा है तो खूब हंस के अपनी सारी टेंशन दूर करके ही जाए। और सेकंड चीज, हमने जो बदतमीज कपल की शुरुआत की थी तो हमने ये सोच के की थी कि यार ज्यादातर केसेस में आपको दिखेगा कि आपका मेल पार्टनर ही बदतमीज होता है। यहाँ पे हमने सोचा कि यार दोनों तरफ से पूरी बदतमीजी निकल कर आए कि उसमें आपकी वाइफ भी हावी है और इधर हस्बैंड भी हावी है। अब प्रेजेंट टाइम में व्हेन वी स्टार्ट वर्किंग फॉर इंस्टाग्राम, पहले हम सोलली यूट्यूब के लिए काम करते थे तो हम बदतमीज कपल के नाम से ही अपनी आईपी हमने स्टार्ट की हुई थी। बट अब हमने सोचा कि यार बदतमीज कपल तो होते हैं पर एक टॉक्सिक हस्बैंड भी होना चाहिए, एक टॉक्सिक वाइफ, कंजूस पति, अनरोमांटिक हस्बैंड। हमने इन सब आईपीस पे भी काम करना शुरू किया और अभी प्रेजेंट में हम हर टाइप के कपल को दिखाते हैं जो रिलेटेबल है। जिस भी हस्बैंड वाइफ का जैसा भी केस होता है वो आकर कमेंट सेक्शन में जरूर बताते हैं हमें कि यार ये तो मेरे घर होता है, मेरे हस्बैंड ऐसे हैं। तो इसलिए थोड़ा सा रियलिटी चेक के लिए भी वी स्टार्टेड डूइंग। जब आपने ये कंटेंट बनाने का सोचा तो आपके जो ससुराल वाले हैं उनका क्या रिएक्शन था? क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि जब शादी के बाद एक मतलब पत्नी को क्या होता है, ससुराल वाले ये सोचते हैं कि जो हमारे घर में सदस्य आया है वो सिर्फ घर की जिम्मेदारियां संभाले, सोशल मीडिया पे ना दिखे या एकदम घरेलू टाइप बन के रहे। तो आपके ससुराल वालों ने आपको कैसे सपोर्ट किया? मैं सबसे पहले तो अपने हस्बैंड के बारे में बताना चाहूंगी बिल्कुल। कि उनसे ज्यादा सपोर्टिव मेरी लाइफ में आज तक कोई भी इंसान नहीं रहा। मेरे जो एक मतलब एक फीमेल हमेशा चाहती है ना कि मेरे आइडियल मेरे पापा हैं, मैं उनकी छवि अपने हस्बैंड में देखूं, वो मैंने देखी है। इन माई केस माई हस्बैंड इज माई बिगेस्ट सपोर्टर। और मेरे इन लॉज की अगर मैं बात करूं तो दे आर वेरी सपोर्टिव एज वेल, बिकॉज पवन भी उसी फील्ड से हैं तो मुझे इतना स्ट्रगल करने की जरूरत नहीं पड़ी। दे वर टॉकिंग अबाउट कि तुम भी बनाओगी तो क्या होगा। मैं शादी से पहले से काम कर रही हूँ। मी एंड माई हस्बैंड वी हैड अ लव मैरिज और हम लोग साथ हैं 10 सालों से। ओके। तो हमारा शुरू से था कि हम लोग इसी चीज में आगे जाएंगे। एंड माई हस्बैंड सपोर्टेड मी इन एवरीथिंग। हर एक चीज में उन्होंने पहले स्टैंड लिया कि मैं बात करता हूँ, मैं करूंगा। सो आई एम लकी इन दिस केस। आपके कंटेंट में ससुराल मायका माँ बेटी कनेक्शन जैसे ट्रेडिशनल थीम्स काफी आते हैं। तो आप खुद को ट्रेडिशनल वैल्यूज का बैलेंस मानती हैं? बिल्कुल मानती हूँ। और मैं एक चीज और सबको बताना चाहूंगी कि मैंने एक रील बनाई थी कि एक स्त्री का ना मायका होता है ना ससुराल। तो वो बहुत ज्यादा वायरल हुई। उसमें मुझे हेट कमेंट्स भी मिले, मुझे अच्छे कमेंट्स भी मिले। जिन भी लड़कियों ने मेरे साथ रिलेट किया कि हाँ मेरे मायके में मेरे साथ ऐसा होता है, क्योंकि हमें ना बचपन से बताया जाता है कि हम एक पराया धन है।
और पराई चीज बोल के ना तो हम ससुराल के ही रहते हैं, और एक बार शादी होने के बाद मायके में भी वो ट्रीटमेंट नहीं मिलता जो बचपन से हमें मिलता था। तो इसलिए मैंने सोचा कि थोड़ा सा इसको भी लाइमलाइट में लाते हैं। और फॉर्चुनेट हैं वो लोग जिनका पास में ससुराल और पास में मायका है, कुछ ही समय में चले जाते हैं। नहीं तो लड़कियां बहुत बहुत महीने बहुत बहुत साल वेट करती रह जाती हैं कि अब मैं अपने मायके जाऊंगी, जिनका दूर होता है। तो थोड़ा सा इसलिए कितनी मेहनत करनी पड़ती है कंटेंट को बनाने के लिए? बहुत मेहनत करनी पड़ती है, सोचना पड़ता है, एक इंसान के जूतों में आना पड़ता है, शूज में आना पड़ता है सोचने के लिए कि उस इंसान के साथ अगर ऐसा हुआ है तो उसका क्या रहा होगा, उसकी थिंकिंग क्या होगी, उसके साथ क्या होगा। अब मेरी छोटी सी बेटी है, उसको भी मैनेज करना पड़ता है। एवरीथिंग इज नॉट अ कप ऑफ टी इन एवरीवन्स लाइफ। तो मैं बोलूंगी कि कंटेंट क्रिएशन अपने आप में एक फुल टाइम जॉब है। लोग सोचते हैं कि जॉब भी चल रही है, कंटेंट भी बना लेते हैं, एक आध रील पोस्ट कर देते हैं। देयर इज सम थिंग्स विच वी नीड टू फॉलो एंड नीड टू अंडरस्टैंड एंड रिस्पेक्ट। हर इंसान जो कंटेंट क्रिएशन कर रहा है वो अपनी जर्नी, अपनी चीजों में स्ट्रगल करके ही कर रहा है, इंजॉय करके भी कर रहा है, तो उसकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए। आपकी कई रील में मैन विल बी मैन एंड पति पत्नी कलेश ज्यादा दिखता है, तो आप इन स्किट के जरिए क्या ऑडियंस को कोई मैसेज देना चाहती हैं, या ये एक प्योर एंटरटेनमेंट है? फर्स्ट ऑफ ऑल प्योर एंटरटेनमेंट तो है ही, आप हंस के ही जाएंगे। सेकंड चीज, मैसेज भी छुपा होता है हमारी हर रील में, कहीं ना कहीं कोई ना कोई मैसेज है। जैसे पति पत्नी कलेश, अब उस रील में मैंने दिखाया कि मैं मायके आ गई लड़के, और मैं अपने हस्बैंड को अलग होने के लिए फोर्स कर रही हूँ। तो वो एक दिखाया गया है कि नॉट ऑल द टाइम मेन आर रॉन्ग, समटाइम्स फीमेल्स आर ऑल्सो रॉन्ग। हमारी भी खुद की डिजायर होती है एक बेटे को उसके माँ से अलग करने की, ये सोचे कि भाई मैं अपना मायका छोड़ के आई हूँ तो ये भी छोड़े। तो एक ग्रैटिट्यूड भी होना चाहिए लाइफ में। तो यही दिखाने के लिए हमने कहा कि एक पति पत्नी कलेश भी लाते हैं, उसकी भी हम सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं, उसमें भी 2-3 एपिसोड हम कर चुके हैं। आजकल कई कपल इन्फ्लुएंसर हेल्दी रिलेशनशिप एंड इक्वल पार्टनरशिप दिखाते हैं, लेकिन आपकी रील में पति पत्नी कलेश दिखता है। आपको क्या लगता है कि रियल मैरिज में इनपरफेक्शन एंड फाइट को ओपनली दिखाना ज्यादा रिलेटेबल लगता है? मैं ना इस चीज पे एक चीज कहना चाहूंगी, एक्सपेक्टेशन किल्स। आपने सोचा कि मेरी शादी हो रही है, मेरा हस्बैंड मेरे लिए ये करेगा वो करेगा, मेरे इन लॉज ये ट्रीटमेंट करेंगे, आप अपनी खुद की एक्सपेक्टेशंस बिल्ड कर रहे हैं। एंड व्हाट इज द रियलिटी कि दूसरा इंसान चाहता है कि भाई अब बहू आई है तो ये भी हो, ये भी हो, नई मेंबर आई है फैमिली में वो भी हो। तो एक्सपेक्टेशंस दोनों तरफ से हैं, ये नहीं होना चाहिए। हम रॉ इंडियन मैरिजेस दिखाते हैं ताकि लोगों को आइडिया रहे कि यार ये भी होगा। अब जो हेल्दी दिखाते हैं ना, देखिए बिहाइंड द कैमरा व्हाट इज द रियलिटी नोबडी नोज, और हमारा काम है कि हम ऑन स्क्रीन वो दिखाएं जो आजकल चल रहा है। हर हस्बैंड वाइफ में लड़ाई होती है, अच्छे वे में भी होती है और बुरे वे में भी होती है, भाई बहनों में भी होती है, फैमिली के हर मेंबर में होती है एक्चुअली। देसी पापा इंग्लिश मम्मी जैसे रील्स में कल्चरल जेंडर रोल को दिखाते हैं। आपको क्या लगता है कि भारतीय शादियों में जेंडर रोल को बचाते हैं या उसको ट्रेडिशनल बनाते हैं, या कितने अभी भी बचे हुए हैं? देखिए, अकॉर्डिंग टू मी पेरेंटिंग इज अ जर्नी इन इटसेल्फ एंड इट्स नॉट जस्ट अ रोल ऑफ अ मदर। देसी पापा इंग्लिश मम्मी में जैसे सब लोग बोलते हैं ना, कुछ भी बच्चा गलत करता है सबसे पहले कोई क्या कहता है, इसकी माँ ने सिखाया होगा, इसकी माँ ने किया होगा। बट in my case I can see my daughter learns much more things from her father than me. मेरी डॉटर ने ABCD अपने पापा से सीखी, चलना अपने पापा से सीखा, तो इंग्लिश भी वो अपने पापा से ही सीख सकती है, जो मुझे लगता है। तो ये एक सबसे पहले एक जेंडर डिस्क्रिमिनेशन हम हटाना चाहते हैं कि सिर्फ माँ ही सिखाएगी, सिर्फ माँ ही ये करेगी, नहीं। पेरेंटिंग में दोनों का रोल होता है इक्वलेंट। सेकंड चीज, हम देसी पापा इंग्लिश मम्मी का भी हमारा एपिसोड आया था जो जिसमें स्कूल की PTM थी, उसमें आई वॉज अ टीचर अर्लियर, आई यूज टू टीच, और मुझे भी एज अ टीचर लगता था कि घर से बच्चा ज्यादा सीख के आए
और एज अ पेरेंट हमें लगता है कि नहीं हमारा बच्चा स्कूल में ज्यादा सीखे, तो हमने वो भी दिखाया है what happens when your child start going to school. तो एक्चुअल में आपका बच्चा घर से ज्यादा सीख रहा है कि स्कूल से? अभी प्रेजेंट में तो वो घर से ज्यादा सीख रही है बिकॉज अभी उसको 6 मंथ्स ही हुए हैं स्कूल ज्वाइन किए हुए। तो अभी थोड़ा घर का इन्फ्लुएंस ज्यादा है। जैसे कि आप कंटेंट बनाती हैं तो बहुत लोग आपका कंटेंट को पसंद करते हैं, लेकिन बहुत लोग ऐसे भी होते हैं जो बैड कमेंट आके करते ही करते हैं। तो क्या कभी आपको इन सब चीजों का सामना करना पड़ा और आपने किस तरीके से उस चीज को हैंडल किया? रोज होता है सामना, रोज करना पड़ता है सामना। और देखिए अगर आप कुछ अच्छा कर रहे हैं ना लाइफ में तो आपको हेट मिलेगी, और आपको अगर हेट मिल रही है तो आप समझ जाओ कुछ आप अच्छा ही कर रहे हो। मुझे सबसे ज्यादा जो हेट कमेंट्स आए वो आए जब मेरा आफ्टर माय डॉटर आई गेन्ड वेट। मुझे बहुत गंदे गंदे कमेंट्स आते थे ऑन फेसबुक ऑन यूट्यूब कि अरे ये तो इतनी, अभी भी आते हैं, ये इतनी है ये है। मैं बहुत टाइम तक उस चीज से बाहर नहीं निकल पा रही थी। देन माय हस्बैंड गाइडेड मी कि अरे लोग बोल रहे हैं बोलने दे, तू अपने काम पे ध्यान दे। वॉट, हर कोई मोटा होता है, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी यू गेन वेट एंड दैट्स अ नेचुरल फिनोमिना। अब हर कोई, आप उसको उसके लिए टीचिंग देने नहीं बैठ जाओगे ना हर किसी को। तो उस टाइम पे उस फेज पे मेरे हस्बैंड ने मुझे बहुत सपोर्ट किया। उन्होंने बताया कि नहीं, जो तुम्हें करना है वो तुम्हें करना है और अच्छे मन से करना है। तो ये डेली ही होता है हेट कमेंट्स एंड ऑल। अब मेरा जो वो एक बेटी का ना मायका होता है ना ससुराल, उसमें ज्यादातर हेट कमेंट्स गर्ल्स के आए हैं कि नहीं तुम माँ को गलत दिखा रही हो, तुम मायके को गलत दिखा रही हो, हमारा मायका तो बहुत अच्छा है, ऐसा कोई मायका नहीं होता जहाँ बेटियों के साथ ऐसा हो। तो ठीक है, हर किसी का अपना पर्सपेक्टिव होता है एंड आई रिस्पेक्ट दैट, आई रिस्पेक्ट माई ऑल्सो। मेरा भी अपना पर्सपेक्टिव है चीजों को लेकर। तो आप उनको रिप्लाई करती हैं या कोई वीडियो बना के उनके रिप्लाई का मुझे मैं कोई वीडियो बना के रिप्लाई नहीं देती। मुझे जिसके कमेंट से हर्ट होती हूँ मैं उसको डायरेक्ट उसी कमेंट पे रिप्लाई देती हूँ। और ऐसा नहीं है कि मैं हर कमेंट का रिप्लाई देती हूँ हर्ट हुए हुए। समटाइम्स आई फील कि ठीक है, आप किसी की मेंटालिटी चेंज नहीं कर सकते, आई शुड नॉट वेस्ट माई टाइम हियर, तो मैं मूव ऑन कर लेती हूँ। अगर कोई हेटर आपके सामने आ जाए तो आप उनको किस तरीके से हैंडल करेंगी? क्या आप उनको समझाएंगी या आप उनको ऐसे ही जाने देंगी? मुझे लगता है कुछ चीजों को ऐसे ही जाने देना चाहिए, बिकॉज आप हर किसी को नहीं चेंज कर सकते। I believe in storing my energy on good things, applying them on good things. So, एक bad energy will ruin my mood, so I'll just move on. मैम, कई फेमिनिस्ट कहते हैं कि कॉमेडी में भी टॉक्सिक मस्कुलिनिटी या पैट्रियार्कल ट्रैप्स छुपे होते हैं। आप आपकी रील टॉक्सिक हस्बैंड को फनी बनाकर क्या एक्चुअली में पैट्रियार्की को चैलेंज करती हैं या उन्हें मजबूत करती हैं? आपके क्या विचार हैं? सबसे पहले मेरा विचार होता है कि मैं एक बहुत ही रिलेटेबल कंटेंट लाऊं। मेरा और मेरे हस्बैंड का ये थॉट रहता है कि हम एक रिलेटेबल कंटेंट लाएं। टॉक्सिसिटी के बारे में ना कोई बात नहीं करता। What females are suffering at their home, nobody talks about it. जिनका टॉक्सिक हस्बैंड होता है वो किसी को बता पाती हैं? No. If in my reel I am showing those things which are toxic and which are being held with women, तो वो अपने आप में एक रिलेटेबल चीज है। एंड मुझे बहुत कमेंट्स आते हैं कि यार ये मेरे घर में होता है, मेरे साथ हुआ था, आई एम फीलिंग मच बेटर आफ्टर सीइंग दिस। तो एक स्ट्रेंथ मिलती है देख के कि यार नहीं मैं अकेली नहीं हूँ, ये होती हैं। और सोलली वी थिंक कि एक कंटेंट एक एंटरटेनमेंट पर्पस से ही लिया जाए, रेस्ट जिसको जैसे लेना है वो वैसे लेता है। आज की यंग वुमेन मैरिज के बाद करियर, आइडेंटिटी एंड ससुराल के बीच स्ट्रगल कर रही होती है। आप अपनी इन रील के जरिए इन स्ट्रगल को कैसे दिखाती हैं? साथ ही हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि क्या कभी आप सीरियस टोन में वुमेन्स के इमोशंस पे, इनके एक्सपेक्टेशन पे बात करना चाहेंगी? मैं बिल्कुल करना चाहूंगी। और जैसे कि आपने अभी क्वेश्चन किया कि आफ्टर मैरिज विमेन की अपनी आइडेंटिटी, आप
अभी सिर्फ एक लेडी के बारे में बात कर रहे हैं कि उसके साथ आफ्टर मैरिज क्या होता है, बट आपको पता है एक आदमी की लाइफ में बहुत चेंजेस आते हैं। मैंने शादी के बाद रियलाइज किया कि मेरी लाइफ बहुत बेटर हुई आफ्टर मैरिज, बिकॉज अर्लियर मेरे फादर नहीं थे। 2011 में उनका वो एक्सपायर हो गए थे, और हम 2 सिस्टर हैं, मेरी मदर हैं, माय मदर इज आल्सो हैविंग हेल्थ इश्यूज। और मेरे हस्बैंड ने बहुत सपोर्ट किया है मेरी मदर को, मुझे, मेरी सिस्टर को, हर एक एंगल से। इमोशनल सपोर्ट ही हैज गिवन, फाइनेंशियली, मेंटली, इन एवरी एस्पेक्ट ही। मुझे लगता है कि मेरी मम्मी के साथ मेरे हस्बैंड का ज्यादा अच्छा कनेक्शन है आज की डेट में। वो मेरे हस्बैंड से ज्यादा अच्छे से बात करती हैं, शेयर कर पाती हैं चीजें, रेदर देन मी। सो I'll say कि not in every case women is suffering. In my case मैं तो बहुत अच्छे से ग्रूम किया है मैंने, एंड आई एम थैंकफुल फॉर माई हस्बैंड। और बट आफ्टर मैरिज ना एक मेल की लाइफ में भी बहुत चेंजेस आते हैं। इमोशनली वो बहुत वीक हो जाता है, फाइनेंशियली बर्डन आ जाता है, और स्पेशली बच्चा होने के बाद हम लोग बोल के फिर भी बता देते हैं यार कि ये हो रहा है, तुम्हारी मम्मी मेरे साथ ये कर रही है, मुझे ये है, मेरे ऊपर ये प्रेशर है। एक मेल नहीं शेयर कर पाता, क्या मन में है, क्या बोझ है, नहीं बता पाता। तो हमें ना एक ग्रैटिट्यूड अपने अंदर बिल्ड करने की बहुत ज्यादा जरूरत है, रेदर देन थिंकिंग कि मैं एज अ फीमेल नहीं कर पा रही हूँ, वो एज अ मेल ये कर पा रहा है। हमें ना एक ग्रैटिट्यूड लाना चाहिए रिलेशनशिप में, और एक रिस्पेक्ट लानी चाहिए, चीजें बहुत इजी हो जाएंगी। जैसे आपने कहा कि मतलब एक मैन को भी बहुत ज़्यादा सपोर्ट की और मतलब इमोशनली जैसे वो वीक हो जाता है तो उसको एक सपोर्ट की ज़रूरत रहती है। तो आपके हिसाब से एक महिला को क्या करना चाहिए कि वो उसके इमोशंस को समझ पाए? मैं इस चीज में ये बोलूंगी कि इंटरेक्शन बहुत जरूरी है, जो शादी के बाद कम हो जाता है हस्बैंड वाइफ के बीच। हस्बैंड एंड वाइफ अपनी अपनी चीजों में इतना ज्यादा उलझ जाते हैं कि वो खुद एक दूसरे से बात नहीं कर पाते काफी देर तक। तो टॉक आउट, whatsoever you have in your mind, talk to your partner, communicate. That's the best thing how you can resolve things in your life. आपके साथ कुछ हो रहा है, आपके हस्बैंड के साथ कुछ हो रहा है, और आप सोचो कि यार मैं अकेले देख लेती हूँ, मैं अकेले कर लेता हूँ, अरे ये चीज मैं कर लूंगा, करते करते वो बर्डन इतना ज्यादा हो जाता है कि एक टाइम पे आकर आप टूट जाते हैं। और पार्टनर क्यों बनाया है? आई एम माई हस्बैंड बेटर हाफ एंड ही इज माई बेटर हाफ, एंड टुगेदर वी कंप्लीट ईच अदर। सो आपका पार्टनर आपके साथ शेयर करने के लिए ही है, सो यू शुड टॉक। अगर उनका कुछ बर्डन है तो वो आप अपने ऊपर भी लो, हाफ हाफ करो ना। जब मैं अपनी चीजें हाफ हाफ करती हूँ तो वो भी कर सकते हैं ना। सो यू शुड ऑलवेज हैव दैट विंडो जिसमें आपका पार्टनर आपसे शेयर कर पाए, जो मोस्ट ऑफ द रिलेशनशिप में मिसिंग लगता है मुझे, क्योंकि आपने वो विंडो ही बंद कर रखी है, तो आपका पार्टनर आपसे बात कैसे करेगा? एक पार्टनर के बीच में अंडरस्टैंडिंग होना कितना ज़रूरी है? बहुत जरूरी है। आज अगर मैं बात करूं तो मेरे अगर मैं अपनी अपनी ही लाइफ की बात करूं, बिकॉज माई हस्बैंड इज वेरी सपोर्टिव, वेरी अंडरस्टैंडिंग। मैं आज इस मुकाम पे हूँ, मैं कंटेंट क्रिएट कर पा रही हूँ, उनके साथ भी कर पा रही हूँ और उनके बिना भी कर पा रही हूँ। अगर वो अंडरस्टैंडिंग नहीं होते तो आज शायद मैं इस पॉडकास्ट में भी नहीं होती। आज मैं आपके साथ बात कर रही हूँ बिकॉज एट होम माई हस्बैंड इज लुकिंग आफ्टर माई डॉटर, एंड आई एम हियर बिकॉज ऑफ हिम। सो अंडरस्टैंडिंग बहुत जरूरी है, और होती है तो लाइफ इजी हो जाती है। अगर कोई फेमिनिस्ट क्रिटिक आपके रील को देखकर कहे कि ये ट्रेडिशनल जेंडर रोल को ग्लोरीफाई करती हैं, तो आप उनको क्या जवाब देना चाहेंगी? और साथ ही साथ हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि आपके लिए फेमिनिज्म का मतलब क्या है? सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगी कि अगर कोई फेमिनिस्ट मेरी रील को या मेरे कंटेंट को देख के ये बोलता है कि ये जेंडर बायस्ड है, तो ये किसने बताया कि ये जेंडर ये करेगा और ये जेंडर ये करेगा? ये जो पथेटिक चीजें शुरू से चली आ रही हैं, मैं उसके सरासर सपोर्ट में नहीं हूँ। मुझे ये लगता है जो रोल जिसके सामने है वो उसको कर ले। इन माई केस इफ आई एम कुकिंग, then my husband wash
माय बेबी, अगर उसने वॉशरूम उसको यूज करना है तो मेरे हस्बैंड करते हैं, वो वेट नहीं करते कि ये खाना बना के हटेगी तो ये बच्चे की पॉटी धोएगी। तो वो एक अंडरस्टैंडिंग और एक ये जेंडर बायस होना, ये सब अपने आप की अंडरस्टैंडिंग है। आप समझो, आपको किसी ने नहीं बताया। हम दो बहनें हैं, मेरे फादर ने हमें कभी ये सोच के नहीं बड़ा किया कि ये दो बेटियां हैं, कि मुझे अपनी बेटी को मेरा बेटा होता तो मैं ये करता। ही ऑलवेज ट्रीटेड मी लाइक आई एम हिज सन। उन्होंने मुझे हर अपॉर्चुनिटी दी बिकॉज ही ट्रस्टेड मी। There should be trust in every relationship. My husband, my father, my mother, उन्होंने कभी नहीं बताया कि ये जेंडर का रोल है। I used to I drive, मैं कार चलाती हूँ, और मेरे फादर ने 6th स्टैंडर्ड में मुझे बोला कि बेटा तुम्हें मैं कार चलाना सिखाऊंगा, मेंटली प्रिपेयर हो जाओ। मैं तुम्हें स्कूटी चलाना सिखाऊंगा, मेंटली प्रिपेयर हो जाओ। स्कूटर चलाना, मुझे स्कूटर भी आता है, मैं ट्रैक्टर भी चला लेती हूँ, बिकॉज मेरे फादर ने मुझे ऐसे ही बड़ा किया है। और मुझे अब आफ्टर मैरिज मुझे लगता है मेरे हस्बैंड भी, उनको भी बहुत सपोर्ट लगता है मेरे से कि यार मेरी वाइफ सब हैंडल कर लेगी, शी कैन हैंडल एवरीथिंग। ही इज ऑल्सो मेंटली वेरी रिलैक्स्ड। सो ये जेंडर बायसनेस ना आप खुद अपने दिमाग में क्रिएट करते हैं। इफ यू कैन डू, यू कैन डू एनीथिंग। आपको मेंटली खुद प्रिपेयर होना है। सोशल मीडिया पर फेमिनिज्म अक्सर एक्सट्रीम हो जाता है। एक तरफ ऑल मैन आर ट्रेस एंड दूसरी तरफ वुमेन शुड एडजस्ट एवरीथिंग। आपके अनुसार बैलेंस्ड व्यू क्या होना चाहिए, खासकर इंडियन मैरिड वुमेन के लिए? सबसे पहले कहूंगी कि ये जो भी क्लैशेस होते हैं सोशल मीडिया के ऊपर, वो क्लैशेस होने से पहले ना एक ग्रैटिट्यूड मन में हो, और कुछ भी लिखने से पहले ना हम 2 बार सोचें कि हमारे इस कमेंट से या हमारे इस स्टेप से किसी को ठेस तो नहीं पहुंचेगी। बी इट मैन रिलेटेड थिंग और फीमेल रिलेटेड थिंग, दोनों तरफ से होता है। इट्स नेवर लाइक कि एक साइड से ही चीजें हो रही हैं, दोनों तरफ से होता है। तो अगर आप एक ग्रेटिट्यूड अपने मन में रखें, एक सोच रखें कि यार इस चीज से किसी को नुकसान, किसी को हर्ट तो नहीं होगा, ये सब चीजें नहीं होंगी। तो सोशल मीडिया के ऊपर कुछ भी कमेंट करने से पहले ना 2 बार सोचना चाहिए। आप एक सक्सेसफुल इन्फ्लुएंसर एंड कंटेंट क्रिएटर भी। आपके लिए कामयाबी का मतलब क्या है? खुश रहना। देखिए, जो है ना वो पर्याप्त है। उसमें जिस दिन आप ये चीज समझ जाएंगे ना, आपकी भूख ही खत्म हो जाएगी चीजों के पीछे भागने की। आज मैं जो हूँ आई एम हैप्पी विद इट, आगे मैं जो होंगी मैं उसमें भी हैप्पी होंगी, और जो मैं कल थी मैं हैप्पी थी। तो इट्स अप टू यू कि आप अपनी कामयाबी को कैसे लेते हैं। तो मैं एज अ पॉजिटिव नोट की तरफ चलती हूँ कि हाँ ठीक है, अच्छा है, अच्छा है। जो महिलाएं घर में हैं और आपका कंटेंट देखती हैं, आप उनको क्या टिप्स देना चाहेंगी कि वो आप ही की तरह एक सक्सेसफुल इन्फ्लुएंसर बन पाए? मैं सबसे पहले तो ये कहना चाहूंगी कि आप बहुत स्ट्रांग हो। आप घर पे हो फिर भी आप बहुत स्ट्रांग हो, क्योंकि घर मैनेज करना अपने आप में बहुत बड़ा टास्क है। जो लोग ये बोल देते हैं ना कि अरे तू घर पे तू करती क्या है, झाड़ू पोछा बर्तन, आप करके देखो, आपको ना झाड़ू लगाते हुए कमर में दर्द हो जाएगा। तो आप स्ट्रांग हो, आप फाइनेंशियली भी इंडिपेंडेंट हो सकते हो अगर आप चाहो तो नेवर थिंक कि आप किसी से कम हो या आप अंडररेटेड हो। यू आर द मोस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट पर्सन ऑन दिस वर्ल्ड। लास्ट में एक आखिरी सवाल, मैं चाहूंगी कि आप हमारी ऑडियंस को कोई मैसेज दें। मैं आपकी ऑडियंस को मैसेज देना चाहती हूँ कि सबसे पहले आप खुश रहना सीखो। अगर आप खुश हो तो आप सब कुछ अपनी लाइफ में ना खुशी खुशी कर लोगे। अप एंड डाउन सबकी लाइफ में है। आज मेरा अप चल रहा है तो कल मेरा डाउन आएगा, बट मेरे पर्सपेक्टिव पे डिपेंड करता है कि मैं उसको कैसे लेती हूँ। तो स्टे स्ट्रॉन्ग, स्टे हैप्पी, और सब चीजें इजीली मैनेज हो जाएंगी। थैंक यू सो मच मैम, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा, बहुत कुछ सीखने को मुझे भी मिला। बहुत अच्छा आई होप लगा। हमारी बातचीत ऑडियंस को भी पसंद आई होगी। थैंक यू सो मच मैम।